Hello everyone. In previous video we have discussed about AC voltage applied to a resistor. Now we are discussing about AC voltage applied to an inductor. आज हम बच्चों इससे रिलेटेड डेरिवेशन करेंगे कि जब इंडक्टर के अक्रॉस आप AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसका नेचर क्या रहता है, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए बच्चों, लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम में देखो बच्चों, इंडक्टर के अक्रॉस हमने एक एसी वोल्टेज अप्लाई की है। ठीक है ना बच्चों। मान लो हमने इंडक्टर का जो इंडक्टेंस एल मानी, ठीक है। और इसमें जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ये हमने पहले भी लिखी थी। अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जब भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात हम करते हैं तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। क्वेश्चन 1 में जो जैसे लिखा है, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, V इजकल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। अब देखिए बच्चों, जब आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन इंडक्टर के अक्रॉस, जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज आप सप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, एक इस करंट के कारण, इस करंट में जब भी चेंज आएगा, यानी कि यहाँ करंट आए क्योंकि अल्टरनेटिंग है, तो जब अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की जब हम बात करें तो अल्टरनेटिंग का मतलब वहाँ पे चेंज होता रहेगा, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल। तो यहाँ पे जब भी करंट में चेंज आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास इंडक्टर के अक्रॉस जो है ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना। ये जो ईएमएफ है ये कितना हो आएगा, ई इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस एल डी आई ओवर डी टी। ठीक है, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, सिंस देर इज नो रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्योंकि इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो हम यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है बच्चों, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है सम ऑफ ऑल द वोल्टेज। इसमें वोल्टेज कौन कौन सी है, एक तो वी है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, और दूसरा है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है ना, दूसरा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि वी प्लस ई इक्वल्स टू आ जाएगा इसमें इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इनका जो वेक्टर सम इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो के बराबर। क्लियर है। तो v की वैल्यू है वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ई की वैल्यू हमारे पास माइनस एल डी आई ओवर डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ, एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ से डी आई की वैल्यू आप निकालो। जब डी आई की वैल्यू बच्चों निकालेंगे यहाँ से, तो डी आई की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये डी टी चला जाएगा इसके साथ यहाँ पर। ठीक है, ये एल आ जाएगा वी नॉट के बटे में। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन एल। हमेशा याद रखना बच्चों, ऊपर वाली चीज़ें दूसरी साइड नीचे चली जाती है, नीचे वाली टर्म दूसरी साइड ऊपर चली जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो डी आई किसके बराबर आएगा, वी नॉट ओवर एल साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब हम डी आई को इंटीग्रेट करते हैं। डी आई को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल डी आई इक्वल्स टू वी नॉट ओवर एल, ये दोनों कांस्टेंट, इनको हमने इंटीग्रल के बाहर निकाल दिया। इंटीग्रल के अंदर क्या बचा, साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। ठीक है ना। अब यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी के हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस थीटा, इसको हम करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए हमारे पास आई किसके बराबर आएगा, डी आई की इंटीग्रेशन आई होगी, आई इजकल टू वी नॉट ओवर एल हमने निकाला है बाहर, तो साइन ऑफ ओमेगा टी की इंटीग्रेशन होगी कॉज ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है वो बटे में आ जाता है साथ में, तो माइनस कॉज ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, उस ओमेगा को हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो ये यहाँ थी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। ठीक है ना, ये किसके बराबर आएगा, ये आता है माइनस कॉज ऑफ ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, क्योंकि ये ओमेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट को साथ में बटे में लिखा जाता है इंटीग्रेशन में। तो ये ओमेगा हमने यहाँ पे, ये ओमेगा हमने बाहर बाहर निकाल दिया है। ठीक है ना, तो ये आएगा आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू माइनस कॉज ऑफ ओमेगा टी। ठीक है ना, तो ये माइनस, अब देखिए बच्चों, वी नॉट ओवर ओमेगा एल, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए बच्चों,
या आई इजकल टू वी नॉट ओवर ओमेगा एल माइनस कॉज ऑफ ओमेगा टी। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, वी नॉट ओवर ओमेगा एल साइन कॉज ऑफ ओमेगा माइनस कॉज ऑफ ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर, या माइनस साथ में है तो तब आपने इसको उल्टा लिखा। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कॉज माइनस कॉज ओमेगा टी को आपने कन्वर्ट किया साइन में, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आप इसको लिख सकते हैं। क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा, क्योंकि अब 90 माइनस थीटा नहीं, हमने लिखा थीटा माइनस 90, ठीक है ना, उल्टा लिख दिया, तो वो माइनस के कारण हमने इसको उल्टा लिखा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो वी नॉट ओवर एल है, ओमेगा एल है, ये होता है आई नॉट के बराबर। वी नॉट ओवर ओमेगा एल ये होता है आई नॉट के बराबर। तो हमारे पास आई की वैल्यू किसके बराबर है, आई की वैल्यू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। दिस इज द इक्वेशन 2। इसमें इक्वेशन 2 में जो ये बच्चों ओमेगा एल है, ये ओमेगा एल है, ओमेगा एल इज़ इक्वलेंट टू अ रेजिस्टेंस। ये एक रेजिस्टेंस के इक्वलेंट होता है, जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब देखिए बच्चों, अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 को, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज़ क्लियर दैट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई टू। इक्वेशन 1 में हमने क्या लिखा था, आई इजकल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है ना। इक्वेशन 2 में आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई टू और 90 डिग्री, हैंस द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज पाई बाई टू और 90। कहने का मतलब बच्चों, यहाँ पे जो फेज डिफरेंस हमारे पास रह रहा है, फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच में कितना रह रहा है, ये रह रहा है 90 पाई बाई टू या 90, ठीक है ना। Therefore, the average power supplied to an inductor over one complete cycle is 0. Therefore, the power supplied to an inductor over complete cycle is 0. जो एवरेज पावर जो इंडक्टर के लिए सप्लाई होगी पूरे एक कंप्लीट साइकिल में, वो कितनी होगी, 0। क्योंकि अगर हम देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो साइन, यहाँ पे हम अगर बात करें तो कॉज 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो वहाँ पे ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। द फेजर डायग्राम ऑफ प्योर इंडक्टिव रिएक्टेंसीज। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे फेजर डायग्राम, जो फेज डायग्राम बनाया है, तो इस पर नज़र डालें। तो फर्स्ट डायग्राम, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो वोल्टेज ऐसे जा रही है और करंट ऐसे, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, यानी कि इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए ऊपर की तरफ हमने यहाँ पे ये जो वोल्टेज की इक्वेशन लिखी है, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी वन, और नीचे की तरफ क्योंकि करंट हम नीचे की तरफ ले रहे हैं, तो इसमें क्या लिखा हमने, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी वन माइनस पाई बाई टू, क्योंकि फेज डिफरेंस है हमें दर्शाना होता है, तो यहाँ पे ओमेगा टी वन माइनस पाई बाई टू लिखना है, क्योंकि हमारे पास जो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 90। ठीक है, अब देखिए सेकंड में भी ऐसा देखिए, देखो अगर करंट के हम देखें तो करंट लैग्स बिहाइंड बाई पाई बाई टू, हमने इससे पहले लिखा, तो करंट पाई बाई टू यानी कि 90 के एंगल में पीछे रह जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये करंट का देखो ग्राफ पीछे से आ जाएगा, ठीक है, वोल्टेज थोड़ा आगे निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे आई बात समझ में। तो इस तरह से आप इन डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। आपको फेजर डायग्राम भी साथ में पूछा था, बहुत ही ईजी है बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एक ये डार्क वाली लाइन जो हमने ये देखिए बच्चों, ये डार्क वाली लाइन, डार्क वाली लाइंस को हम, इस डार्क वाली लाइंस को हम वोल्टेज से शो करते हैं, और ये जो इसको हमें करंट से शो कर रहे हैं, जो डॉटेड लाइन है ये करंट से शो हमारे हो रही है। ठीक है, देखिए इसमें हमारे पास 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह से आप फेजर डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो हमने अभी पहले किया कि ओमेगा एल को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कहते हैं। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको आप XL से डिनोट करते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू एन अल्टरनेटिंग करंट पासिंग थ्रू इट। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या, ये इंडक्टर के लिए एक ऑपोजिशन ऑफर करता है व्हेन अल्टरनेटिंग करंट पासिंग थ्रू। जब इंडक्टर से एक अल्टरनेटिंग करंट पास करती है तो
तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, ये एक रेजिस्टेंस का कार्य करता है, ठीक है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज एक्स एल इजक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू एल हो जाएगा। ये ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ओम, ऐसा यूनिट क्या है, ओम। सो बच्चों, आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि जब इंडक्टर्स के अक्रॉस आप अल्टरनेटिंग सप्लाई देते हैं तो वोल्टेज और करंट का फेज़र डायग्राम कैसे बनेगा, उनके बीच में जो फेज डिफरेंस कितना होगा, इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये डेरिवेशन बहुत बार पूछी जाती है बच्चों, तो इसको आपने नोट कर लेना एज ए नोट्स। अब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर इससे भी डिटेल में आपने अगर जानना है या पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।